मेरी बेटी 16 साल की हुई तो घर में हर वक्त बुर्का पहन कर फिरती और कहती कि हमारे घर में कोई गैर मर्द छुपा हुआ है जो मुझे देखता है। मुझे सुनकर हैरत होती। मेरी बेटी अक्सर अपनी सहेली के घर का बहाना बनाकर मोहल्ले की एक 40 साल बेवा औरत के साथ चोरी छुपे चली जाती थी। एक दिन मैंने पीछा किया तो मेरी बेटी इसी औरत के साथ लाल साड़ी में। मेरी बेटी हर वक्त घर में काला बुर्का ओढ़ कर फिरती। हर वक्त कहती रहती कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो कोई मुझे देखता है। वो हर काम बुर्के के नीचे ही करती। मगर मैंने कई बार इसका डॉक्टरी इलाज भी करवाया मगर कोई भी फर्क ना पड़ा। अब तो मेरी बेटी बुर्का ओढ़कर गुस्ल खाने में भी जाने लगी। एक रात वो सो रही थी तो मैंने जो ही इसका बुर्का धोने के लिए उठाया तो पांव तले से जमीन निकल गई। इतनी शदीद गर्मी में भी मेरी बेटी आलिया ने काला बुर्का ओढ़ रखा था। वो सहन में झाड़ू लगाती और बार बार पसीना साफ करती जा रही थी। मैंने 1000 दफा का दोहराया हुआ जुमला इस आस में भी बोल दिया था कि शायद अब की बार ही इस पर कुछ असर हो जाए। मैं बोली, आलिया बुर्का उतार दो, घर में कोई नहीं है, फकत तुम और मैं ही तो हैं। इसने नफी में सर हिला दी और सरगोशी के अंदाज में बोली, अम्मी आपको इल्म नहीं है, कोई मुझे छुप छुप कर देखता है। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। मैंने अपनी बेटी से झाड़ू छीन लिया और उससे कहा कि तुम कमरे में जाकर लेट जाओ, मैं ही कर लेती हूँ घर भर के काम। वो मुझसे डर गई थी इसलिए चुपचाप कमरे में चली गई। मैं झाड़ू लगाती जाती और बड़बड़ाती जा रही थी कि न जाने बैठे बिठाए इस कमबख्त को हो क्या गया है। आलिया एक बड़ी ही हंसमुख और सोशल सी लड़की थी। नए तर्ज का हर फैशन सबसे पहले मोहल्ले में वही तो करती थी। मोहल्ले की सब खवातीन इससे बड़ी मुतासिर थी मगर बेड़ा गर्क हो जमीला का, जिसने मेरी बेटी का यह हाल बना दिया था। न जाने दुनिया जहां छोड़कर आलिया ने मोहल्ले में आने वाली 40 वर्ष की बेवा जमीला के साथ दोस्ती क्यों कर ली थी। जैसे जैसे इन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई मेरी आलिया के रंग ढंग बदलते ही चले गए थे। वो हर वक्त सियाह बुर्का ओढ़ कर रखती और कहीं भी आती जाती नहीं थी। इससे फकत जमीला के साथ ही सरोकार था। तो मैंने आलिया को आवाज दी कि आकर हांडी पका लो, तुम्हारे अबू आने ही वाले हैं। वो सियाह बुर्के में मलबूस थी। इसे देख कर ही मुझे गर्मी सी लगने लगी थी। मैंने जान छुड़वाने की खातिर कहा कि आलिया, मुझे अब याद आया कि तुम्हारे अब्बू ने तो खास मुझसे फरमाइश की थी कि मैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई सब्जी खाना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, कमरे की सफाई कर लो। वह असबाब में सर हिलाकर कमरे की तरफ चली गई। जब इसके अब्बू काम से वापिस आए तो पानी का गिलास हाथ में पकड़ा कर बोली, मैं जमीला बाजी के घर जा रही हूँ। इसके अब्बू ने फट से इजाजत दे दी थी और मैं आलिया को घूर कर ही रह गई थी। आलिया पूरे दिन में इसी वक्त जमीला के घर जाती थी। वो जानती थी कि इसके अब्बू इसे किसी चीज से रोकते टोकते नहीं हैं। आज मैंने भी इसे नहीं रोका था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर जमीला मेरी बेटी को कौन सी पटिया पढ़ाती है जो इसके रंग ढंग ही बदल कर रह गए हैं। अरशद को खाना देकर मैं बोली, मैं जरा आलिया को ले आऊं, अंधेरा फैल चुका है, वो डर रही होगी। अरशद ने इजाजत दे दी तो मैंने जमीला के घर की राह ली थी। इसका घर 2 गलियां छोड़ कर ही तो था। मैं जैसे ही जमीला की गली में दाखिल हुई तो ये देखकर तंग रह गई कि जमीला और आलिया रिक्शे से उतरकर जमीला के घर में दाखिल हो चुकी थी। मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेर हो चुकी थी। ये क्या था? क्या मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो सच था? मैं गुस्से से भपड़ी। जैसे ही जमीला के घर पहुंची तो ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि आलिया अपना हाथ पकड़े रो रही थी। मैंने पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जमीला शर्मिंदा सी होकर आगे बढ़ी तो वो बोली, बाजी, आलिया मुझसे मैक्रोनी बनाना सीखना चाह रही थी कि काम करते करते हाथ पर छुरी लग गई। कट गहरा था इसलिए डॉक्टर के पास ले गई थी। 1-2 दिन के एहतियात के बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। जमीला इस कदर शर्मिंदा सी थी कि मैंने ही इसे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, काम करते हुए चोट लग जाना तो मामूली सी बात है। जब कहीं जाकर जमीला को हौसला हुआ था मैं आलिया को अपने साथ घर ले आई थी। वो बहुत डरी हुई थी जबकि इसके आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने आलिया को प्यार किया और समझाया कि इतनी मामूली सी बात और यूं तड़प तड़प कर नहीं रोते। फिर मैंने आलिया को अपने हाथों से ही खाना खिलाया था क्योंकि कट इसके दाहिने हाथ पर ही लगा था। मैं आलिया को सुलाने के लिए इसके कमरे में ले गई थी। मैंने कहा कि आज जाओ, मैं तुम्हारा बुर्का उतार दूं, फिर आराम से सो जाना। आलिया घबरा कर 4 कदम पीछे हटी थी। इसने जोर जोर से नफी में सर हिलाया और बोली, अम्मी मैं बुर्का पहन कर ही सो जाऊंगी। मुझे डर है कि कोई मुझे देख ना ले। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था मगर बेटी के जख्म का ख्याल करके मैं चुप कर गई थी। मैं सारी रात आलिया की परेशानी में सो नहीं पाई थी। मेरी
जवान जहां बेटी को न जाने किसकी बुरी नजर लग गई थी। अब तो इसके रिश्ते आने थे, ये तो इसकी शादी के दिन थे। अब इस हालत में इसको कौन ब्याएगा। मैंने सोच लिया था कि मैं आलिया को किसी दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, वही इसको समझाने में कामयाब हो सके। सुबह मैं जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर आलिया के पास ले गई थी। मुझे ये फिक्र थी कि बच्ची के हाथ में तकलीफ होगी, वो खुद से खाना नहीं खा पाएगी। मैं खाना लेकर गई तो आलिया ने मुझसे ट्रे पकड़ ली और खुद ही नवाले तोड़ तोड़ कर मुंह में डालने लगी थी। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। तभी मेरी नजर आलिया के हाथ पर पड़ी तो मेरा दिल धक सा रह गया था। पट्टी इसके बाएं हाथ पर बंधी हुई थी। आलिया ने मेरी नजरों का ताकुब किया तो इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। इसके गले में नवाला अटक गया। इसने खांसते हुए मुझसे पानी लाने का इशारा किया। मैं पानी लेकर लौटी तो आलिया की पट्टी एक बार फिर से दाएं हाथ पर बंधी हुई थी। मैं इसके सर पर हाथ फेरकर खुद बाहर निकल गई थी। मेरा दिल अनजाने वसवसों के तहत धड़क उठा था। न जाने मेरी बच्ची ये सब क्यों कर रही थी, इसने हाथ की चोट का बहाना क्यों किया था, और फिर वो आखिरकार गई कहाँ थी। मेरे साथ तो गली के कोने तक ना जाती, न जाने जमीला के साथ कहाँ कहाँ की सैर करती फिर रही थी। मेरी बच्ची में कोई ऐब ना था, ये तो मैं जानती ही थी, लेकिन जमीला पर मुझे बड़ा गहरा शक हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं इसका पता लगा कर ही छोड़ूंगी, बाकी का किस्सा खुद ब खुद खुल जाएगा। अब मैं जमीला के मामलात पर बड़ी गहरी निगाह रखने लगी थी। यहाँ वहाँ से इसके ताल्लुक पूछती रहती थी। मुझ पर यह इंकशाफ हुआ था कि फकत मेरी आलिया ही नहीं बल्कि मोहल्ले की बाकी लड़कियां भी इसकी गर्विदा थी। इसके घर में हर वक्त रौनक लगी रहती थी। कभी कोई लड़की इससे बिरयानी सीखने चली गई तो कभी कोई लड़की कोफ्ते बनाने की हुनर में ताक हो गई। मैंने तो जिस औरत से भी पूछा सब की सब जमीला को झोलियां भर भर के दुआएं देती थी कि इसकी वजह से इनकी बेटियों ने घरदारी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। मगर हैरत की बात यह थी कि दूसरी किसी लड़की का रुझान मजहब की जानिब ना हुआ था। खैर, मोहल्ले की औरतों की बातें सुनकर मैं बड़ी हल्की फुल्की सी हो गई थी। मुझे भी खुशी हुई थी कि चलो मेरी बेटी को भी उस्ताद मिल गई है, लेकिन मेरी बेटी मुझे मुकम्मल तौर पे खुश होने देती ही कहाँ थी। मैं तो इसकी अजीबोगरीब हरकतों से आजिज आ चुकी थी। अब तो आलिया बाथरूम जाते हुए भी बुर्का नहीं उतारती थी। एक दिन मैंने गुस्से में आकर आलिया से कहा कि जन्नत में जाने के लिए सिर्फ पर्दा ही काफी नहीं है, बल्कि नमाज कुरान भी पढ़ना पड़ता है, माँ बाप को भी राजी करना पड़ता है। मेरी बात सुनकर आलिया की आंखों में एकदम से पानी आ गया था। वो बोली, अम्मी मुझ जैसी गुनाहगार लड़कियां जन्नतों में नहीं चाहती। मैं तो इस लड़की से बहुत तंग आ गई थी, पता नहीं इसके दिल में क्या चल रहा था। मैंने अरशद से मशवरा किया और आलिया को नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आलिया ने पहले भी कुछ नहीं बताया था, इसलिए वो चाहता है कि मैं इसे हर हफ्ते वहाँ लेकर जाया करूं। नफ्सियाती डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा थी, मगर मैं अपनी बेटी को मुकम्मल तंदुरुस्त देखना चाहती थी, इसलिए मैं कैसे भी करके पैसों का इंतजाम करने लगी थी। मैं अपने तौर पर भी आलिया को समझाती रहती थी कि पर्दा ना बाप से होता है और ना ही माँ से। इस्लाम हमें गैर महरम से पर्दा करने का हुक्म देता है। आलिया रो कर कहती, अम्मी आपको क्यों नहीं समझ आती कि आपकी और अब्बू के अलावा भी कोई है इस घर में जो मुझे छुप छुप कर देखता है। वो मेरा महरम तो नहीं है, मेरा पर्दा वाजिब है। मैं बोली, आखिर कौन है जो तुम्हें देखता है, किसने मेरी बेटी को तंग करके रखा है। वो बोली, अम्मी कभी वो छत से घूरता है मुझे, तो कभी मेरे कमरे के रोशनदान से, कभी वो हमारे घर की दीवार से सर निकाल कर मुझे देखता है। मैं अपनी बेटी की हालत देख कर रोने लगी थी। तभी मोहल्ले में शोर उठा था। मैं भाग कर बाहर निकली तो पता चला कि शाजिया की बेटी घर से भाग गई। वो घर से कह कर निकली थी कि जमीला से कौरमा सीखने जा रही है, मगर जब वो 5 घंटे बाद भी घर ना लौटी तो शाजिया जमीला के घर गई। जमीला ने बताया इसकी बेटी तो आज वहाँ आई ही नहीं थी। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा फैल गया था। ये अपनी नौयत का पहला वाकया था, इससे कबल तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। शाजिया ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, जबकि शाजिया के शौहर ने खुद को घर में कैद कर लिया था। मोहल्ले की सभी औरतें डर चुकी थीं। सभी ने अपनी बेटियों को घर में ही कैद कर लिया था। कुछ दिन इस वाकये की दहशत रही, फिर ये किस्सा आया गया हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में शाजिया की बीन अटक कर रह गई थी। फिर मेरी तो थी भी एक ही बेटी, वो ही मेरा सब कुछ थी। मैं इसको खोने का सोच भी नहीं सकती थी। मैं आलिया को फिर से डॉक्टर के पास लेकर गई तो इसने बताया कि आलिया के दिल में कोई खौफ बैठा हुआ है, इस वजह से वो खुद को छुपा छुपा कर रखती है। अब मुझे डॉक्टर पर तब चढ़ गई थी कि इतनी भारी फीस भी लेते हो, मगर अभी तक तुमसे मेरी बच्ची की बीमारी
ही नहीं पकड़ी गई। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आलिया किसी शय से डरती है, लेकिन वो क्या चीज है ये बताना तो आपका फर्ज है। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी थी, लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया था कि मैं अब अपनी बेटी को दोबारा वहां लेकर नहीं जाऊंगी। मैं इसे किसी पीर से दम करवा कर देखना चाहती थी। एक पीर ने मुझसे कहा था कि हर जुमेरात को रात 11 बजे के बाद 11 मुर्गियां मोहल्ले में छोड़ देनी है। इस तरह मेरी बेटी के सर से हर बला टल जाएगी। अब मैं बहुत पुरुम्मीद हो गई थी। मैंने सुना था कि ये पीर बड़ा पहुंचा हुआ है। अब मैं जुमेरात की बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब से मैंने आलिया पर दम करवाया था वो काफी बेहतर हो गई थी। बुरखा तो इसने अभी भी नहीं छोड़ा था, मगर इतना जरूर था कि वो एक बार फिर से जमीला के पास जाने लगी थी। मैं इसमें खुश थी कि चलो जमीला के साथ मेरी बच्ची खुश रहती है। मुझे जमीला पर भी बहुत तरस आता था। इसकी कहानी भी बड़ी दुखी थी। वो शादी के 2 माह बाद ही बेवा हो गई थी। वो ससुराल वालों ने मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था, जबकि भाभीियों ने भी इसे घर में घुसने ना दिया था। अब वो तन्हा जिंदगी गुजार रही थी। इसकी एक सहेली ने इसे हमारे मोहल्ले में घर लेकर दिया था। बस ये अच्छा था कि जमीला के शौहर के इंतकाल के बाद इसे अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, जिसकी वजह से इसका खूब गुजारा हो रहा था। मेरे दिल में अक्सर ये बात भी आती थी कि मैं कोई मुनासिब सा लड़का ढूंढकर जमीला की शादी करवा दूंगी। पहाड़ जितनी जिंदगी वो बच्ची अब तन्हा तो नहीं गुजार सकती थी। मैंने अपने तौर पर रिश्ता भी ढूंढना शुरू कर दिया था। अल्लाह अल्लाह करके जुमेरात का दिन भी आ ही गया। मैंने सरे शाम शौहर और बेटी को खाना खिलाकर सुला दिया था और खुद मैं घड़ी की सुइयां गिन रही थी। नींद से आंखें बोझल थी, मगर मुझे जागना ही था। 11 बजे तो मैं जल्दी से डरबे उठाकर बाहर आ गई थी। इस डरबे में 11 मुर्गियां थी जो मैं आज ही बाजार से लाई थी। मैं 2 गलियां छोड़कर आगे निकल गई थी। मैंने डरबा खोल दिया और मुर्गियां खुशी खुशी यहाँ वहां भागने लगी थी। इस मुर्गियों का मकसद ये होता था कि मुस्तहिक लोग इनको पकड़ के इनका गोश्त पका लेते थे। मैं वहां खड़ी ही थी कि अचानक मुझे गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मैं दीवार की साइड में होकर देखने लगी कि रात की पहर किसके घर मेहमान आ गए हैं, लेकिन सामने का मंजर देखकर तो मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हो रहा था। सामने ही जमीला गाड़ी से निकल रही थी। जमीला का गाड़ी से निकलना मुझे हैरान नहीं कर रहा था, बल्कि इसका लिबास मुझे परेशान कर गया था। वो सुर्ख साड़ी में भी मलबूस थी, बनी सवरी सी थी। वो जैसे ही गाड़ी से उतरी गाड़ी सुन करके गुजर गई थी, जबकि जमीला अपने घर में चली गई थी। ये क्या था? मुझे कुछ गड़बड़ सी महसूस हो रही थी। सारी रात इसी फिक्र में गुजर गई थी कि आखिर इस औरत का क्या किस्सा है। परेशानी की बात ये थी कि जमीला के घर सारे मोहल्ले की लड़कियों का आना जाना था। दिल में तो आया कि ये बात जाकर सबको बता दूं, मगर फिर अल्लाह की कहर से डर गई कि न जाने बात हो क्या और मैं किसी शरीफ औरत पर बहुतान लगा बैठूं। मैंने सोचा कि पहले इस मामले की तहकीक करूं, इसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगी। सुबह हुई तो मेरी बेटी ने फिर से बुर्खा ओढ़ लिया था। आज वो मुझे बड़ी घबराई सी लग रही थी कि अम्मी मुझे जमीला बाजी के घर जाना है, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं इसे वहां जाने दूं। मैं इसको टालती रही थी। वो किचन में जाकर बर्तन धोने लगी थी। मैं गिलास लेने किचन में गई तो ये देखकर दंग रह गई कि मेरी आलिया तो मुझसे छुप छुप कर रो रही थी। मैंने इसको देखकर पूछा कि बेटा क्या हुआ है? वो नफी में सर हिलाती रही, लेकिन बोली कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आगे बढ़कर इसे गले लगाया तो मुझे धक्का देकर अपने कमरे में भाग गई थी। मेरा सर दीवार में जा लगा था। मुझसे चक्कर आने लगे थे, इसलिए नहीं कि मेरा सर दीवार में लगा था, बल्कि इसलिए कि आलिया को गले लगाते हुए जो एहसास मुझे हुआ था, इसने मुझे अंदर ही अंदर खत्म कर डाला था। मैं जमीन पर बैठती चली गई और रोती रही थी। ये सब क्या हो रहा था? या अल्लाह, मेरी आलिया को हो क्या गया है? आलिया ने खुद को अंदर बंद कर लिया था। मैं भी चाहती थी कि वो कमरे में ही रहे। मैं इसका सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे वहम की तस्दीक ना हो जाए। मैं बिल्ली को सामने देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद कर बैठ गई थी। शाम में अरशद आए तो आलिया का पूछने लगे। मैं बोली कि आज वो जल्दी सो गई है। फिर मैंने अरशद को खाना दिया तो वो भी सो गए थे, जबकि आलिया तो अपने कमरे में बंद थी। रात के 11 बजे तो मैं सियाह चादर लेकर बाहर निकल आई थी। मैं जमीला के घर के सामने खड़ी थी, तभी एक बहुत बड़ी कार तेज रफ्तार से आई और जमीला के घर के सामने जा रुकी। जमीला भी बड़ी अजलत में घर से निकली थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि वो तो बिल्कुल दुल्हों की तरह सजी सवरी सी थी। बड़े अदब से गाड़ी में जा बैठी थी। मुझे कुछ ना सूझा तो मैं भी साथ साथ चलने लगी। मेरी किस्मत ये थी कि आगे ही मुझे टैक्सी मिल गई थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो सफेद गाड़ी का पीछा करे। हमारी टैक्सी इस गाड़ी का पीछा करते हुए तंग व तारीख
मुख्तलिफ गलियों से गुजरती जा रही थी, यहाँ तक कि हमारी गाड़ी एक ऐसे इलाके में पहुंच गई थी जहाँ रात भर भी दिन का गुमान होता था। ये वो इलाका था जहाँ शरीफ लोग जाना पसंद नहीं करते थे। वो टैक्सी ड्राइवर हैरानी से मुझे देख रहा था, फिर बोला, अम्मा जी आपका यहाँ रुकना दुरुस्त नहीं है। मैंने भी इसबाब में सर हिला दिया था। वो बोला, अम्मा जी वापस चलें। मैंने कहा, चंद लम्हे रुक जाओ। वो खामोश हो गया तो मैं गाड़ी में बैठी बैठी इस पूरे इलाके को देख रही थी। बुलंद व बाला चबारों से लटकती लड़कियां दावत नजारा दे रही थी। तभी मेरी नजर शाजिया की बेटी पर पड़ी थी। वो भी एक चबारी में एक ऐसी खड़ी थी जैसे इसमें रूह मौजूद ही ना हो। मेरा दिल तो धक से रह गया था, मैं रोने लगी थी। फिर मैंने ड्राइवर को बोला कि वो वापसी की राह ले। हम वापस आ गए थे। वो सारी रात मैंने इंगारों पे लौटते हुए गुजारी थी। आलिया की फिक्र, जमीला का सदमा और शाजिया की बेटी का गम मुझे अंदर ही अंदर से खाया जा रहा था। मुझे समझ ही ना आता था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। फिर मैंने एक हल सोचा था। मैं अपने मोहल्ले के तमाम अजीजीन के घर गई थी। मैंने इनसे कहा कि जमीला हर रात कहीं जाती है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। सब लोग हैरान रह गए थे, मगर फिर भी इन्होंने मेरी हिदायत पर अमल किया था। हम रात के 11 बजे सड़क पर खड़े हो गए और जमीला गाड़ी में बैठकर हमारे सामने से गुजर गई थी। फिर हमने इसका पीछा किया और सब फिर जमीला की हकीकत जान गए। मैंने इनको शाजिया की बेटी भी दिखा दी थी। मोहल्ले वालों का खून जोश मारने लगा था। वो चाहते थे कि अभी गाड़ी से उतरकर जमीला की दुर्गत बना दे, मगर मैंने इनको समझाया कि ऐसे लोग बड़े बदमाश होते हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने इनको एक लहिया अमल बताया था। इस बार फिर से मेरी बात मोहल्ले वालों ने मान ली थी। हम वापस चले आए थे। अगले दिन हम सब मिलकर जमीला के घर गए थे। मैं ही आगे बढ़कर बोली थी कि हम तुम्हारी असलियत से वाकिफ हो गए। हम जान गए हैं कि तुम्हारा ताल्लुक इस जगह से है, उस जगह से है जहाँ का नाम लेना भी हम गवारा नहीं करते। हमने अपनी आंखों से देखा है कि शाजिया की बेटी भी वहीं पर है। अगर तुम यहाँ से जिंदा सलामत निकलना चाहती हो तो शाजिया की बेटी को यहाँ बुलवा लो, वरना हम तुम्हारी तिक्का बोटी करके कुत्तों के आगे डाल देंगे। जमीला बड़ी घबरा गई थी। वो साफ मुकर गई थी, मगर आखिरकार अपनी असलियत के मुतालिक मान ही गई थी। फिर इसने अपने आदमियों को फोन करके शाजिया की बेटी को वापस बुला लिया था। हमने पुलिस का पहले इंतजाम किया हुआ था। लड़की अगवा के केस में पुलिस जमीला और इसके आदमियों को पकड़ कर ले गई थी और शाजिया के घर तो अजब सा माहौल था। कभी वो खुशी से हंसती तो कभी वो रो देती कि इसकी बेटी के माथे पर बहुत बड़ा दाग लग गया था। वही सब निपटा कर घर वापस आई तो बाथरूम के बाहर आलिया का बुरखा पड़ा हुआ देखा था। वो खुद बाथरूम में थी। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और इसका बुरखा जल्दी से धो डाला था। आलिया को इल्म नहीं था कि मैं घर वापस आ चुकी हूँ। जब बाथरूम से निकली तो मुझे देखकर डर गई, जबकि मैं तो बेहोश होते होते ही बची थी। मेरे सामने आलिया खड़ी थी जिसका पेट 9 माह की हमला औरत की तरह बाहर निकला हुआ था। मैं रोते हुए बोली, आलिया ये क्या है? वो बोली, अम्मी मुझे दर्द होता है, सारी सारी रात नींद नहीं आती। मैंने जमीला बाजी को दिखाया तो वो बोली कि तुम हामिला हो। अम्मी मैं नहीं चाहती कि किसी को मेरे हमल के मुतालिक इल्म हो और मेरे बाप की इज्जत खाक में मिल जाए। मैं कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। आलिया रोते हुए बोली, अम्मी मुझे बचा ले, मैं ये बच्चा नहीं जानना चाहती। मेरा दिल तो ये कह रहा था कि आलिया का गला घोट कर इससे जान छुड़वा लूं, मगर मैं ममता के हाथों मजबूर थी। इसके रोने से मुझे तकलीफ होती थी। ऐन शफीक लहजे में पूछा, आलिया तुमने किसी से निकाह किया है? वो रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी थी। वो बोली, अम्मी देखा तो दूर की बात है, मैंने तो आज तक किसी लड़के से बात तक नहीं किया। मैं चौंक गई थी। मैंने कहा, फिर यह हामिल कैसे मुमकिन है? आलिया बोली, अम्मी मुझे जमीला बाजी ने कहा था, जिस दिन मैंने हाथ के जख्म का नाटक किया था, वो मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास लेकर गई थी। डॉक्टर ने इनके शक की तस्दीक कर दी थी, इसीलिए रोती रहती थी। वो कहती थी कि एक दिन मौका देखकर मुझे अपने साथ ले जाकर मेरी डिलीवरी करवा देंगी। मैं जान गई थी कि वो अपने साथ मेरी आलिया को क्यों ले जाना चाहती थी। वो ऐसे भी इसे भी अपने कोठे पर बिठाकर निचवाती। मैंने आलिया के बुरखे का सूखने का इंतजार किया, फिर इसे अपने साथ अस्पताल ले गई, जहाँ चेकअप के बाद पता चला कि आलिया हामिला नहीं थी, बल्कि इसके पेट में रसोली थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और अब वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि आलिया की जान को भी खतरा था। मैंने अल्लाह पर तवक्कल करके इसी वक्त आलिया का ऑपरेशन करवा दिया था। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरी आलिया बच गई थी। इससे एक नई जिंदगी मिल गई थी। अब आहिस्ता आहिस्ता आलिया बेहतर होने लगी थी। मैंने आलिया से पूछा कि बेटा क्या अब भी तुम्हें महसूस होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है? मैंने नफी में सर हिला दिया था। वो बोली, अम्मी मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था, मैं तो बुर्का पहनने के लिए बहाना बनाती थी। जमीला बाजी ने जो मुझे डरा दिया था। मैंने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और कहा, आलिया मेरी
एक बात हमेशा याद रखना कि अपना दुख दर्द परेशानी हमेशा अपनी माँ बाप या घर वालों को बतानी चाहिए। जब हम बाहर के सहारे ढूंढने लग जाते हैं तो वही हमें गहरे कुएं में धकेल देते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके।